हाँ बच्चों, आज हम कक्षा 10 के विज्ञान लेसन में थर्ड चैप्टर जिसका नाम है धातु एवं अधातु, मेटल्स एंड नॉन-मेटल्स, उस पर चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं चर्चा को बढ़ाते हुए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि धातुएं क्या होती हैं। धातुएं वो होती हैं जिनकी सतह चमकदार सतह की होती हैं, और सबसे बड़ी विशेषता होती है इस चमक को धात्विक चमक कहते हैं। और तो कह सकते हैं कि ऐसे सारे तत्व जिनमें धात्विक चमक होती हो और आघातवर्ध हो तथा तन्य हो। आघातवर्धता एक गुण होता है जिसमें हम अगर हथौड़ी से चोट करें, पीटें, तो वह प्लेट के रूप में फैल जाती है, चद्दर उनकी बन सकती है। इस गुण को आघातवर्धता कहते हैं। और जो अधातुएं होती हैं, जैसे चाक है, उसमें मारेंगे हथौड़ी से तो क्या होगा, वो क्रश हो जाएगा, टूट जाएगा, भंगुर होता है। लेकिन अगर हम एक सोने का एक टुकड़ा लें, उसको पीटे, लोहे के टुकड़े पीटे, तो चद्दर के रूप में फैल जाता है। इस गुण को आघातवर्धता कहते हैं। और विद्युत की तथा ऊष्मा की मोस्टली धातुएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। तो धातुएं वो होती हैं जिनमें धात्विक चमक होती है, और धात्विक चमक के साथ साथ आघातवर्ध होती हैं, तन्यता का गुण होता है, यानी उनको तार के रूप में खींचा जा सकता है, और विद्युत तथा ऊष्मा की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। अब इसके विपरीत दूसरा टर्म है अधातु या नॉन मेटल्स। ये गुण धातुओं के जिनमें नहीं होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। धातुओं के उदाहरण में हम सोना कह सकते हैं, लोहा कह सकते हैं, एल्यूमिनियम कह सकते हैं, कॉपर कह सकते हैं, जस्ता कह सकते हैं। ये सारी चीजें जो है धातुएं हैं। अब नॉन मेटल्स क्या हैं, तो हम कह सकते हैं कि अधातुओं की संख्या जो है बहुत कम संख्या में होती हैं। जैसे कार्बन है, सल्फर है, आयोडीन है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब अधातुओं के उदाहरण हैं। ब्रोमीन है। तो हम कह सकते हैं वो तत्व जिनमें धात्विक चमक न हो और आघातवर्ध न हो, चोट करने पर टूट जाए, और जिनमें तन्यता का गुण न हो तथा विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक हो, ऐसे तत्वों को हम क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। मोस्टली धातु जो है वो ठोस या गैसीय अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। अन्यथा सारी धातुएं जो होती हैं वो किस अवस्था में होती है, या तो ठोस होंगी या तो द्रव होंगी। अब धातुओं के कुछ भौतिक गुण के ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो पहला हमने जब बताया कि चमक, धातुओं के अंदर धात्विक चमक होती है। कठोरता, धातुएं प्रायः कठोर होती हैं, और उसका अपवाद जो होता है आपका होता है, और उसी धातुओं की अवस्था जो होती है वह ठोस अवस्था में पाई जाती हैं सभी धातुएं। इसका अपवाद होता है मरकरी या पारा है, वह तरल या द्रव अवस्था में पाया जाता है। आघातवर्धता मैंने बताया आपको, यानी इनको चद्दर के रूप में पीट के फैलाया जा सकता है। तन्यता का गुण होता है, यानी तन्य होती हैं, जिनसे तार 1 ग्राम सोने से करीब अगर हम देखें तो 10 मीटर से भी लंबा हम तार खींच सकते हैं। और धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती हैं, लेकिन इसमें एक अपवाद होता है, सीसा और पारा, लेड और मरकरी जो होते हैं वो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। विद्युत सुचालक होते हैं लेकिन ऊष्मा के कुचालक होते हैं। पारा का उपयोग किसी थर्मोमीटर में किया जाता है। घनत्व एवं गलनांक, मोस्टली धातुओं का घनत्व अधिक होता है और गलनांक अधिक होता है। इनमें धातुओं में खनक होती है, किसी फर्श पर या किसी चीज पर गिरने से खनकने का गुण होता है, जैसे सिक्के अगर देखते हैं कुछ धातु लोहे का टुकड़ा गिरता है। और एक विशेषता इनकी होती है कि इनके धातुओं के जो ऑक्साइड से क्रिया करने के, ऑक्सीजन से क्रिया करने वाले जो ऑक्साइड बनते हैं, वो ऑक्साइड क्या होते हैं, वो क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, यानी लाल लिटमस को नीला कर सकते हैं। अब धातुओं की विशेषताएं होती हैं
पहला है मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं जो है सामान्य कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। धातुओं का गलनांक अधिक होता है मैंने बताया, लेकिन कैरियम और सोडियम के गलनांक कम होते हैं, यहाँ तक कि आपके बॉडी टेम्परेचर पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर वो पिघल जाती हैं, गल जाती हैं। आयोडीन अधातु होते भी उसमें चमक का गुण नहीं होता है। कार्बन एक ऐसी धातु है जो विभिन्न रूप में पाई जाती है। इसे हम प्रत्येक रूप को अपर रूप कहते हैं। जैसे कार्बन का है हीरा है, कार्बन का एक अपर रूप, एक है ग्रेफाइट है जो पेंसिल में लेड रूप में लगता है। तो ये अपर रूप इनके कहे जाते हैं। और सबसे कठोर धातु हीरा होता है, लेकिन उसका अपर रूप है। हालांकि कार्बन और ग्रेफाइट जो है उसका उतना कठोर नहीं होता है और ये प्राकृतिक अवस्था में पाए जाते हैं। इनका क्वथनांक बहुत अधिक होता है, गलनांक भी अधिक होता है, लेकिन मैंने बताया आपका इसके पर ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है। क्षारीय धातुएं लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये बहुत ही मुलायम होती हैं। इनको इतना मुलायम चाकू से काटा जा सकता है। इनका घनत्व तथा गलनांक कम होता है और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर अधिक स्पष्टता से धातुओं को अधातुओं से वर्गीकृत किया जा सकता है। आगे इस पर हम चर्चा करेंगे। अब अधातुओं के कुछ भौतिक गुण देखते हैं, उन्हीं के विपरीत धातुओं के होता है। पहला है धातुओं में चमक या धात्विक चमक नहीं होती है। अधातुएं नरम तथा मुलायम होती हैं, लेकिन अपवाद हीरा जो है मैंने बताया वो कठोर होता है। ठोस अवस्था में पाए जाते हैं या गैस अवस्था में पाए जाते हैं। केवल ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। और अधातुएं आघातवर्ध नहीं होती हैं, यानी चोट मारने से टूट जाती हैं। इनमें तन्यता का गुण नहीं होता है, इनको तार के रूप में नहीं खींचा जा सकता है। विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं, लेकिन अपवाद क्या है मैंने बताया आपको, ग्रेफाइट यह सुचालक होता है। घनत्व और गलनांक इनका कम होता है, इनमें खनक नहीं होती है और इनके ऑक्साइड, ऑक्सीजन से क्रिया करने में जो ऑक्साइड बनते हैं धातुओं के, वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अब धातुओं के रासायनिक गुण पर चर्चा करेंगे। तो रासायनिक गुण में 3 कैटेगरी होती है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया, जल से अभिक्रिया, अम्ल से अभिक्रिया। तो अब हम पहले ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं। तो लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर के संगत धातु के ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे धातु और ऑक्सीजन के उस धातु का ऑक्साइड बनता है। उदाहरण के लिए यहां पर आप देखें, कॉपर है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम से ऑक्सीजन क्रिया था, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा। तो इस प्रकार के धातुओं के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनते हैं। और ऑक्सीजन से अभिक्रिया की क्रियाशीलता इनकी अलग अलग होती है। ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं एक ही अभिक्रिया की दर से अभिक्रिया नहीं करती हैं। विभिन्न धातुओं से ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की अलग अलग क्रियाशीलता प्रदर्शित होती है। जैसे उदाहरण के लिए पोटेशियम तथा सोडियम जैसी धातुओं से बहुत तेजी से ऑक्सीजन की अभिक्रिया करता है, कि कम हवा के तापमान पर भी यह उस ऑक्सीजन से क्रिया करके आग पकड़ लेता है। इसलिए इनको सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन या मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सामान्यतः पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आदि ऐसी धातुएं की सतह पर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है और अंदर से वो धातुएं शुद्ध होती हैं। ऑक्साइड की एक परत जम करके वह उसके क्षरण को रोकती हैं, तो एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है ऑक्साइड की। इनमें मैग्नीशियम में, एल्यूमिनियम में, जिंक में, लेड में। और यह ऑक्साइड की करण, इस क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं, और ऑक्साइड की परत जो है उसको सुरक्षा प्रदान करती है। गर्म करने पर आयरन का दहन नहीं होता है, गर्म करने पर वो जलता नहीं है। लेकिन अगर आयरन के चूर्ण को फ्लेम के ऊपर डालें, बारीक बुरादा लें और उसको आग के ऊपर डालें तो जल जाता है। ठीक, बर्नर के ऊपर जब हम लोहे का चूर्ण डालते हैं तो जल जाता है, नहीं तो ऑक्साइड बनता है उसका। और ऑक्सीजन लोहे से क्रिया करने के लिए नमी का होना जरूरी होता है। कॉपर का दहन तो नहीं होता, लेकिन वो गर्म करने पर ऑक्साइड उनके काले रंग का एक परत बन जम जाती है। ऑक्सीजन जब गर्म करते हैं तो कॉपर के ऊपर उस कॉपर के ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। और सिल्वर था गोल्ड अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करते,
क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर सबसे कम क्रियाशील धातु में आते हैं। अब मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जो ऑक्साइड बनते हैं वो कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी ऑक्साइड होते हैं जिन्हें जो क्षारीय और अम्लीय दोनों प्रकृति के होते हैं, इन्हें हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड चर्चा करते हैं। जब मैंने आपको बताया कि कॉपर का ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है, हम जानते हैं कि धातु का ऑक्साइड प्रकृति क्षारीय होती है, लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड ऐसे कुछ धातुएं होती हैं जिनकी प्रकृति अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार की होती हैं। तो ऐसे धातुएं से बने ऑक्साइड जिनके अंदर अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण होता है उन्हें हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, ऐसे धातुओं के ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं। ऐसे धातुओं के ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल का प्रदान करते हैं उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। अब अम्ल तथा क्षार से धातुओं की अभिक्रिया देखें तो अम्ल से तथा क्षारक से एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो क्रिया होती है वह दो चरणों में होती है। एल्यूमिनियम पहले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके था AlCl3 बनाता है और पानी बनता है। फिर वही Al2O3 से फिर NaOH अभिक्रिया करके 2NaAlO2 और H2 बनाता है, जिसे हम सोडियम एल्यूमिनेट कहते हैं। अम्ल से अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम का क्लोराइड बनता है और क्षार से क्रिया करके एल्यूमिनियम का सोडियम एल्यूमिनेट बनता है। अब धातु से जल की अभिक्रिया के बारे में चर्चा करें अगर, तो जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं हाइड्रोजन गैस या धातु की ऑक्साइड उत्पन्न करती हैं। जो धातु ऑक्साइड में घुलनशील होते हैं जल में घुलकर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। धातुओं के ऑक्साइड जो जल में घुलनशील होते हैं वो जल में घुलने के बाद वो क्या बताया, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। लेकिन सभी धातुएं जल में से अभिक्रिया नहीं करती हैं। धातु जल से धातु के ऑक्साइड बनते हैं और हाइड्रोजन बनता है। धातु का ऑक्साइड जल में घुल के धातु के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। मैंने बताया आपको। पोटेशियम और सोडियम जैसी धातुएं ठंडे जल से तेजी से क्रिया करती हैं, लेकिन सोडियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया तेज तथा ऊष्माक्षेपी होती है। इससे उत्सर्जित हाइड्रोजन गैस निकलती है और तत्काल वह आग पकड़ लेती है। यहाँ पर आप देखेंगे, ये अभिक्रिया देखेंगे। इसके बाद हम धातुओं के जल से अभिक्रिया के सेकंड स्नैप में देखते हैं। तो जल के साथ कैल्शियम की जो अभिक्रिया बड़ी धीमी गति से होती है और यहाँ उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा कम होती है। सोडियम के साथ जो अभिक्रिया होती थी वहाँ पर जो ऊष्मा निकलती थी वह अधिक निकलती थी, लेकिन कैल्शियम के साथ जब अभिक्रिया करता है तो ऊष्मा कम मात्रा में निकलती है। लेकिन वही होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके वह मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। तो मैग्नीशियम के जल से अभिक्रिया के लिए जरूरी है कि जल थोड़ा सा गर्म होना चाहिए। एल्यूमिनियम, आयरन तथा जिंक जैसी धातुएं न तो शीतल जल से क्रिया करती है और न ही गर्म जल से अभिक्रिया करती हैं, बल्कि ये भाप के साथ यानी पानी के साथ नमी हो ऑक्सीजन तभी क्रिया करते हैं और ये धातु ऑक्साइड या हाइड्रोजन प्रदान करती हैं, एल्यूमिनियम और आयरन। धातुओं की अम्लों के साथ जब अभिक्रिया होती है तो उन धातुओं के संगत लवण बनते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। जैसे धातु के साथ तन अम्ल जब अभिक्रिया करेगा, देखें तो क्या बनेगा, यह तनु अम्ल के साथ क्या करें, लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। जिंक प्लस तनु या Cl से अभिक्रिया करने के बाद ZnCl2 बनता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अब इनका एक निश्चित क्रम होता है, अभिक्रिया का क्रम आगे चर्चा करते हैं कि Mg, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, इनकी क्रियाशीलता क्रमशः घटती जाती है। जिसको हम कहते हैं कि तनु
HCl के साथ जो है कॉपर क्रिया नहीं करता है। एक चीज और यहां पे बता दें कि सभी अम्लों के साथ जो क्रिया होती हैं, लेकिन गोल्ड और सिल्वर जो होता है वह किसी अम्ल के साथ क्रिया नहीं करता है। लेकिन एक 3 और 1 के अनुपात में अगर सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा सांद्र नाइट्रिक एसिड मिला दिया जाए तो एक मिश्रण जो बनता है 3 भाग कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग जो है वह कंसंट्रेटेड नाइट्रिक अम्ल को मिलाया जाए तो जो लिक्विड बनता है उसे एक्वा रेजिया कहते हैं। इसे रॉयल जल, लैटिन शब्द रॉयल जल का ही एक्वा रेजिया है। इसमें ये ताजा मिश्रण होता है, इसमें गोल्ड था को भी गल सकता है, जबकि दोनों में से न तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और न तो नाइट्रिक अम्ल न तो H2SO4 किसी अम्ल में गोल्ड क्रिया नहीं करता, नहीं गलता है। लेकिन यह जो रॉयल जल बनता है, एक्वा रेजिया बनता है तीनों 1 के अनुपात में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक एसिड के से मिश्रण से, तो उसमें यह क्या है, गोल्ड जो है गलाने की क्षमता होती है, इसे एक्वा रेजिया कहते हैं। ये प्रबल संक्षारक होता है जिसमें गोल्ड और प्लेटिनम जैसी धातुएं भी गलाने में समर्थ होता है। अब धातु के साथ अम्ल क्रिया के आगे चलते हैं। तो क्योंकि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है, इसलिए जो हाइड्रोजन को उत्पन्न को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है, इसलिए स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड के साथ यह अपचयित हो जाता है। ऐसे देखते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीज, ये सब तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं और निकलता है इससे। ठीक, एनोडीकरण, एनोडाइजेशन जो होता है वह एल्यूमिनियम पर एक मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया होती है। वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम के ऊपर एक परत बन जाती है, ऑक्साइड की पतली परत बन जाती है, इसे हम एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है, इसको हम संक्षारण से बचाती है। ये जो एल्यूमिनियम है ऊपर जो क्रिया होता है एल्यूमिनियम से ऑक्सीजन से जो क्रिया होती है तो क्या बनता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक परत बनती है, वो आगे उसको संक्षारित होने से बचाती है। और इसी परत को और मोटा करके इसे अलग अलग प्रकार के डिजाइन करके बनाया जा सकता है और किसी साफ वस्तु के एनोड बना करके तब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जा सकता है। और विद्युत अपघटन एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके मोटी परत बनाती है और एक साइड से परत को आसानी से फिर रंग करके एल्यूमिनियम की आकर्षक वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। यह केमिकली प्रोसेस होता है एनोडाइजेशन। अन्य धातु लवणों के साथ विलयन के साथ अभिक्रिया जो होती है उस पर चर्चा करते हैं। धातुओं के जो विलयन होते हैं उनसे धातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं। तो यह विस्थापन अभिक्रिया पिछले पाठ में आपने देखा था रासायनिक अभिक्रिया में, जिसमें अगर ए धातु है और बी धातु का कोई विलयन, बी धातु के लवण का विलयन है, अभिक्रिया करेगा तो उससे ए धातु जो है वो बी धातु के लवण का विलयन बन जाएगी और बी धातु मुक्त होती है, यानी लवण के साथ ए धातु प्रतिस्थापित हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे देखें, Fe के साथ कॉपर सल्फेट अभिक्रिया करता है तो FeSO4 बनता है और आयरन, सॉरी ये कॉपर मुक्त, ये गलत हो गया है, कार्बन। लेकिन यह ध्यान दें कि अगर कॉपर फेरस सल्फेट से क्रिया नहीं करेगा, क्योंकि क्रियाशीलता की सूची में यह जो है फेरस से कॉपर कम क्रियाशील है, इसलिए इसकी उल्टी प्रक्रिया अगर हम कहें कि फेरस सल्फेट के साथ कॉपर अभिक्रिया करें तो कॉपर सल्फेट बन जाए और फेरस मुक्त हो, तो ऐसा नहीं होता है। इस पर फिर चर्चा करेंगे। और तो एक सक्रियता की श्रेणी मिलती है जिसमें धातुओं की अक्रियाशीलता होती है। अब इसमें देखेंगे इनको नीचे घटते क्रम में लिखा गया है। सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, ठीक, जिंक है, आयरन है, लेड है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है। ये घटती हुई अभिक्रियाशीलता की श्रेणी है। यानी
हम देखें तो यहां पर मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से कम, कौन किसको प्रतिस्थापित करेगा? तो कम क्रियाशील जो हो उसको अधिक क्रियाशील धातुएं प्रतिस्थापित कर देंगी। जैसे या कैल्शियम का मैग्नीशियम, कैल्शियम जो है मैग्नीशियम को प्रतिस्थापित करेगा, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को प्रतिस्थापित करेगा, एल्यूमिनियम जिंक को प्रतिस्थापित कर देगा, कैल्शियम आयरन को प्रतिस्थापित करेगा, लेकिन आयरन जिंक को नहीं, जिंक एल्यूमिनियम को नहीं और मैग्नीशियम को नहीं। ये रिवर्स दिशा में ये प्रतिस्थापित करने की क्रिया नहीं होती है। अभी अब क्रिया कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, अब आप इनको देखेंगे तो ये विभिन्न प्रकार के, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देखते हैं तो हमें पता है कि प्रत्येक परमाणु ये चाहता है कि उसके अंतिम इलेक्ट्रॉन कोश में, के एलिमेंट में जो है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वह 8 हो जाए, अष्टक पूर्ण हो जाए। डुप्लेट होता है हीलियम का, अगर एक ही कक्षा है तो डुप्लेट होता है। उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं बढ़ती हैं तो कक्षा 9 में आपने पढ़ा था कि उसके अष्टक बनते हैं। तो प्रत्येक तत्व चाहता है कि अपना अष्टक पूर्ण हो जाए। तो यहाँ पर देखेंगे ये इनर्ट गैसेज होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ज़ेरॉन, क्रियॉन। तो इनमें हीलियम में 2 डुप्लेट पूरा है, इसके सब की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद धातु देखा, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है। तो इनकी सोडियम परमाणु क्रमांक 11 होता है। इसमें 2 पहली कक्षा में, दूसरे में 8, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अब 7 इलेक्ट्रॉन तो मिलेगा नहीं, तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी को त्याग करके अपना अष्टक पूर्ण कर लेगा। यही सक्रियता का कारण होता है। और ही अभिक्रिया करने की अब देखेंगे मैग्नीशियम में क्या है, 2 पहली कक्षा में, के में, फिर एल में 8 और एम में 2 है। 2 अगर त्याग देगा तो क्या हो जाएगा, इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा 2 कक्षाओं का। और अगर यहां पे देखें हम एल्यूमिनियम में 3 एक्स्ट्रा है धातुओं में, तो ये इलेक्ट्रॉन के अष्टक पूर्ण होने के लिए देखते हैं कि 1, 2, 3 ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो एक्स्ट्रा है इनको त्याग करके ये धनायन बना सकते हैं। ठीक है, या कहा जाए जो इनके आयन बनेंगे वो पॉजिटिव आयन के इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे तो इनके पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। अधातुओं में जो होते हैं देखते हैं, धातुओं में पहला क्या है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो अंतिम कक्षा में इनमें 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 5 कहां से आगेगा, 3 ले लेगा। यहां पे कितना है, 6 है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। यहां पर 7 है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इस प्रकार ये इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके अपने अष्टक को पूर्ण करते हैं। और इस प्रकार इलेक्ट्रॉन को त्यागने और प्राप्त करने की प्रक्रिया से जो यौगिक बनते हैं उन्हें वैद्युत संयोजी यौगिक, और इस प्रकार के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से और इलेक्ट्रॉन के कॉन्फ़िगरेशन से जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड बनते हैं उन्हें हम वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं। और ऐसे एकों को हम क्या कहते हैं, वैद्युत संयोजी यौगिक। विपरीत आवेश होने के कारण सोडियम तथा क्लोराइड आयन परस्पर आकर्षित होते हैं। देखिए सोडियम में क्या होता है, सोडियम में अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन में अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं इलेक्ट्रॉन त्याग करके, तथा मजबूत स्थिर वैद्युत बंध में बंध करके सोडियम क्लोराइड बनता है के रूप में उपस्थित रहते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि सोडियम क्लोराइड अणु के रूप में नहीं पाया जाता है, बल्कि यह विपरीत आयनों का समुच्चय होता है जिनका जलीय विलयन में अपघटन हो जाता है और ये पृथक हो जाते हैं। देखिए यहां पर हम दिखाते हैं आपको आयनिक यौगिक गुणधर्म। तो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2, 8, 2 होता है। तो अगर मैग्नीशियम से यह अंतिम कक्षा का 2 इलेक्ट्रॉन पृथक हो जाए तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2, 8 हो जाएगा, 2 प्रोटॉन या 2 धनायन हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएंगे। ऐसे क्लोरीन में 2, 8, 7 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन ये प्राप्त कर लेगा तो क्या हो जाएगा, इसका 2, 8, 8 अष्टक इसका पूर्ण हो जाएगा। लेकिन होगा क्या, इसमें एक जो है क्लोरीन का ऋणायन बन जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये प्राप्त कर रहा है, यह 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है तो धनायन बन रहा है। ये इलेक्ट्रॉन
प्राप्त कर रहा है तो ऋणायन बन रहा है। अब यही 2 क्लोरीन की और 1 मैग्नीशियम साथ क्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 बनाते हैं। Mg और 2Cl, क्योंकि मैग्नीशियम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और क्लोरीन का एक परमाणु एक ही इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इसलिए क्लोरीन के 2 परमाणु मैग्नीशियम के एक परमाणु के साथ संयुक्त होकर के MgCl2 इलेक्ट्रो आयनिक बनाते हैं। और अब इनकी विशेषताएं देखें। जो वैद्युत संयोजी बंध से बनने वाले यौगिक होते हैं उनकी कुछ विशेषताएं यहाँ पर है। भौतिक प्रकृति के बारे में कहा गया है कि ये धन तथा ऋण आयन के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं, यानी इन पे चोट पड़ने पर टूट जाएंगे तथा दाब डालने पर ये टुकड़े में टूट जाते हैं। जैसे आप सबसे अच्छा उदाहरण सोडियम क्लोराइड है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है। इनके गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं बहुत अधिक होते हैं, क्योंकि इनके जो है आयनिक बॉन्ड जो होते हैं बॉन्डिंग मजबूत होती है। और घुलनशीलता ये जो है वैद्युत संयोजक जो होते हैं जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक विलायकों में जैसे अल्कोहल हो गया, केरोसिन हो गया, पेट्रोल आदि ये विलीय नहीं होते हैं। और जब में जल में घुल जाते हैं तो घुलने के बाद ये इनका आयनाइजेशन हो जाता है और ये जो आयन होते हैं सोडियम क्लोराइड आयन अलग अलग हो जाते हैं। विद्युत चालकता, चूंकि आयन के रूप में विलयन के रूप में जब जाते हैं तो ये इनके अंदर आयनाइजेशन हो जाता है, इसलिए आयनों के माध्यम से विद्युत का प्रवाह होता है। इसलिए ये जो है इनके जलीय विलयन जो है क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, लेकिन ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना के कारण गति संभव नहीं हो पाती है, इसलिए ठोस अवस्था में नहीं द्रव अवस्था में ये होते हैं। और इनके मध्य जो होता है स्थिर वैद्युत आकर्षण बल ऊष्मा के कारण कमजोर पड़ जाता है, इसलिए आयन स्वतंत्र रूप में गमन करते हैं और विद्युत के क्या हो जाते हैं, चालक बन जाते हैं। धातुओं की अब देखते हैं, धातु जो प्रकृति में मिलते हैं उनसे हम कहाँ से प्राप्त करते हैं अपने उपयोग के लिए। हम धातुओं की प्राप्ति पर चर्चा करते हैं। पृथ्वी की भू प्रकृति यानी क्रस्ट पर जो प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को हम खनिज कहते हैं। जो खनिज के रूप में जो धरती के पृथ्वी के जो क्रस्ट पे जो यौगिक पाए जाते हैं उनको
जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर, ये जिंक, आयरन, लेड और कॉपर, इनके लिए दो क्रियाशील धातुओं के दो एस हो सकते हैं, या तो कार्बोनेट होंगे एस या तो सल्फाइड होंगे। तो कार्बोनेट को हम निस्तापन करते हैं और सल्फाइड का भर्जन करते हैं। दोनों में हम गर्म करते हैं। फर्क क्या होता है, निस्तापन में जब गर्म करते हैं तो यह गलनांक से कम ताप पर ही ऑक्सीजन की सीमित मात्रा में गर्म करते हैं और उनके कार्बोनेट बन जाते हैं, ऑक्साइड बन जाते हैं। और जो सल्फाइड होते हैं उनको भर्जन के लिए उनके गलनांक टेम्परेचर तक उनको गर्म करते हैं पर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो वह ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। और फिर ऑक्साइड का कार्बन की सहायता से अपचयन या रिडक्शन करते हैं और हमें धातु मिल जाती है। और जो कम क्रियाशील धातुएं होती हैं उनके सल्फाइड भी अक्सर करके मिलते हैं, उनका भर्जन वही करते हैं गलनांक से उच्च ताप पर अधिक मात्रा की ऑक्सीजन में गर्म करके धातु के रूप में परिष्कृत करके प्राप्त करते हैं, उसको फिर शोधन या परिष्करण कर देते हैं इस प्रकार से। तो भर्जन की परिभाषा यहाँ पर दी गई है। कुछ धातुएं भूल परपटी पर स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, कुछ धातुएं अपने यौगिक के रूप में मिलती हैं। तो जो सक्रियता की श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं हैं वो कम क्रियाशील होती हैं, वे स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे सोना और चांदी। प्लेटिनम, कॉपर स्वतंत्र अवस्था में भी पाए जाते हैं, किंतु कॉपर और सिल्वर अपने सल्फाइड डाइऑक्साइड के एस के रूप में भी संयुक्त रूप की अवस्था में पाए जाते हैं। सल्फाइड एस को ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में उच्च ताप पर यानी गलनांक तक उसको गर्म करके ऑक्साइड बनाने की क्रिया को हम भर्जन कहते हैं। ठीक है। और निस्तापन क्या है, कार्बोनेट एस को सीमित वायु यानी ऑक्सीजन की कम उपस्थिति में हम अधिक ताप तक यानी उनके मेल्टिंग पॉइंट से गलनांक से कम ही ताप पर गर्म करके उससे ऑक्साइड की जो बनता है, तो इस प्रक्रिया को हम निस्तापन कहते हैं और ऑक्साइड बनता है। और ये दोनों का ऑक्साइड फिर रिडक्शन की क्रिया से वो धातु प्राप्त करते हैं, फिर उसका हम शोधन कर लेते हैं। एक और प्रक्रिया होती है इसमें धातुओं के संबंध में, जैसे थर्मिट प्रक्रिया करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। विभिन्न प्रक्रियाएं अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती हैं, विस्थापन की प्रक्रिया जो होती हैं, बहुत ज़्यादा इसमें ऊष्मा निकलती है, तो इससे उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा इतनी अधिक होती है धातुओं को गलित अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। वास्तव में आयरन के ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग करके उच्च ताप पर गला करके उनके रेल की पटरियों के और मशीनी पुर्जों को जोड़ने के, दरारों को जोड़ने का काम आता है। इस अभिक्रिया को थर्मिट रिएक्शन कहते हैं, थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। आयरन और एल्यूमिनियम के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं उच्च ताप पर, तो वह गलनांक तक पहुंचता है और वहां पर वह अत्यधिक ऊष्मा होती है, जिससे वह रेल की पटरियाँ वगैरह जो जोड़ने का काम होता है वो हो जाता है। तो इस प्रकार ये आपका पाठ समाप्त होता है। इसके आप प्रश्नोत्तर देखेंगे, बीच बीच में जो भी प्रश्न हैं उनको हल करेंगे और भेजेंगे, और जो नए प्रश्न समझ आएंगे उन प्रश्नों का हल करने के लिए फिर आप हमें अलग से आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करें या मैसेज करें, हम आपको सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देंगे। आशा आपको बात ये चैप्टर समझ आएगा। धन्यवाद।